और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश की सियासत पल पल बदलती नजर आती है। हालांकि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष भले ही योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर होता दिखाई दे, लेकिन बीजेपी को लेकर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो समय समय पर संगठन को मजबूत करने को लेकर कवायद यहां पर होती दिखाई देती है। और ऐसे में अब बीजेपी संगठन में मजबूती के साथ साथ मिशन 2022 को लेकर भी चल रही है। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी एक बड़ा मिशन है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में मंथन का दौर जारी है, बैठकें हो रही हैं। तो वहीं आज बैठक को लेकर बात करें तो मिशन 2022 को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया है। किस तरह कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत बनकर मैदान में उतरना है, किस तरह मतदाताओं तक किन बातों को, किन बिंदुओं को लेकर, किन उपलब्धियों को लेकर और किन मुद्दों को लेकर जाना है, इसको लेकर भी रणनीति यहां पर बनती दिखाई दी। क्या कुछ मंथन होकर बाहर निकलकर सामने आता दिखाई दिया है इस बैठक के बाद, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। संगठनात्मक एजेंडे को एक बार फिर गति देने के लिए बीजेपी अग्रसर है। रणनीति को लेकर उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक लखनऊ प्रदेश मुख्यालय में बुलाई गई। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ ही पार्टी के पूरे साल के कार्यक्रम तय किए गए हैं। बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी की रणनीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी प्रमुखता से चर्चा हुई है। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के 3000 से ज्यादा सीटों पर होने वाले चुनाव में प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पार्टी का लक्ष्य बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के समायोजन के साथ ही जिला पंचायतों में पार्टी को काबिज करना है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 19 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की चर्चा भी बैठक में हुई है। बूथ स्तर तक पार्टी की गतिविधियां तेज किए जाने की रणनीति पर भी मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी एक तरीके से इस पूरे साल ही चुनावी मोड में नजर आएगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी को लेकर बात की जाए, आज मुख्यालय में बड़ी बैठक की गई। पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई, मंथन हुई। मिशन 2022 को लेकर तो बीजेपी अभी से कमर कसती दिखाई दे रही है, तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर मंथन होता दिखाई दिया। इसके अलावा बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर बात करें, कार्यकर्ताओं को किस तरह से किन बातों को लेकर मैदान में जाना है, इसको लेकर भी चर्चा और मंथन की बात निकलकर सामने आई। तो वहीं ये कयास भी अब लगने लगे, ये बातें भी निकलकर सामने आ गई हैं कि पंचायत चुनाव में 3000 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी करती दिखाई दे रही है। और एक खास बात यहाँ पर और बता दें कि 4 मार्च को योगी आदित्यनाथ 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसको लेकर भी आज चर्चा और मंथन होती दिखाई दिया। और सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर उत्तर प्रदेश के। भट्ट जी, बीजेपी को लेकर बात की जाए तो काफ़ी दिनों से काफ़ी सक्रिय और एक्शन मोड में तो संगठन नजर आ ही रहा है। तो साथ में योगी आदित्यनाथ को लेकर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी समय समय पर बैठकें कर संगठन को मजबूत करने को लेकर मंथन और चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में कई लक्ष्य पार्टी के सामने, चाहे मिशन 2022 को लेकर बात करें, पंचायत चुनाव को लेकर बात करें या फिर कार्यकर्ताओं को मजबूती देने को लेकर चर्चा को लेकर बात करें, तो कई बिंदुओं का समावेश आज यहाँ पर बैठक में होने की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या अपडेट निकलकर सामने आया? जी भट्ट जी। चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, या फिर चाहे उत्तर प्रदेश का 2022 में होने वाले विधानसभा, किसी भी प्रकार का जोखिम पार्टी नहीं उठाती। और उसकी जो तैयारी है वो पहले से वो करना चाहती है। लगातार बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और लगातार जो सेक्टर अध्यक्ष हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद जनपद स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं और साथ साथ जनपद स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ लगातार जो क्षेत्र के पदाधिकारी हैं उनको मॉनिटरिंग की जा रही है उत्तर प्रदेश से। और वो पूरा फीडबैक जो है प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह को और केंद्र के तमाम आला नेताओं को दे रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का कोई भी चुनाव, चाहे राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर
विधानसभा का हो या पंचायत चुनाव, अब पंचायतें भंग हो गई हैं, ग्राम प्रधान के और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं, जिसकी डिमांड विपक्ष भी कर रहा है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो 3006 पंचायत सदस्य हैं उनके चुनाव होने लगभग, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि गांव की जो सरकार होती है वो जिला पंचायत से होती है। ग्राम प्रधान जो पूरी तरह से वहां के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करता है, लाभ पहुंचाता है वहां के ग्रामीण वासियों का, और जिला पंचायत की कमोबेश बिल्कुल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो गांव के विकास के लिए काम करता है पूरी तरह से। तो ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को समझ में पहले से आ गई थी, और उसको लेकर कहीं कहीं कमर लगातार ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि हर चुनाव में विक्ट्री मिले। अब जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह 2 बजे से लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बैठक ली है। इस बैठकों में जिला पंचायत के जो चुनाव है, क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव है, वही मेन मुद्दा है, और उसके साथ साथ उनकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जिला पंचायत में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जनाधार को बढ़ाया जाए, वहां ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते और उनकी भागीदारी हो, और ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायतों को जीतने की भी कोशिश करें। इस तरह से तमाम जो है बैठक में ये बिंदु आए हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश के महामंत्री जो संगठन के हैं सुनील बंसल, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष तमदेव सिंह और बीजेपी के तमाम जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं वो मौजूद थे, और उसके साथ साथ राधा मोहन ने सबको कहीं न कहीं जुट जाने की बात कही, लगने की बात कही, और तमाम चीजों की फीडबैक जानकारी दिया, क्योंकि उनको केंद्र के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और महामंत्री संगठन बीएल संतोष को देना जरूरी होता। तो ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती, और कोई भी चुनाव, चाहे निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, उसके साथ साथ कोई भी चुनाव वो बहुत ही गंभीरता से लड़ना चाहता है। निश्चित रूप से उसको ये लगता है कि किसी भी चुनाव को बहुत ही हल्के में नहीं लेना चाहिए, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन रहा, विधानसभा में प्रदर्शन रहा, उस तरह से जिला पंचायत क्षेत्रों में ग्राम प्रधान जो उसके समर्थित हो, उस में भी उसकी बहुमत रहे, यह पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल भट्ट जी, और लगातार मंथन का दौर तो बीजेपी में देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जब जब किसी भी चुनाव को लेकर बात की जाए, चाहे नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, विधानसभा और लोकसभा, बिना मुद्दों के चुनाव लड़ना पार्टियों के लिए एक अलग रणनीति को मंथन के बाद तैयार करना एक बड़ी ज़रूरत महसूस की जाती है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से बीजेपी को लेकर बात की जाए, संगठन स्तर पर मजबूती देने की तो बात यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, लेकिन मुद्दों को और उपलब्धियों को लेकर अगर बात की जाए तो किन बिंदुओं को लेकर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की तैयारी करती दिखाई दे रही है, और किन बिंदुओं पर चर्चा होती बीजेपी में दिखाई दे रही है? देखिए कमल, जो राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, मार्च में 19 तारीख को 4 वर्ष इस सरकार के पूरे हो जाएंगे, और लगातार जो 2022 में चुनावी प्रक्रिया है वो 5 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगी। निश्चित रूप से समय कम ये सरकार भी जानती है। उसके साथ साथ क्षेत्र पंचायत के चुनाव, ग्राम प्रधान के चुनाव और जिला पंचायत के चुनाव, ये तमाम चुनाव, उसके साथ साथ विधान परिषद की जो सीटें हैं वो आगे चलकर जो है उनके भी चुनाव होंगे निकाय। तो ये तमाम चुनावों को भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश सरकार इस समय जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, उनकी कामों को लेके, खूबियों को लेके, विकास के कार्यों को लेके, और कोरोना काल में जिस तरह से उनके द्वारा काम किया गया, उस गतिविधियों को लेकर सरकार जो है जनता के सामने जाना चाहती है। और उसमें मेन जो एक बड़ी बात है कि केंद्र सरकार द्वारा जो काम कराए गए, यानी कि केंद्र सरकार ने जो तमाम राहत सहायता, जिस तरह से खातों में पैसे डालने की बात की जाए, या प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना की बात की जाए, या उज्ज्वला योजना की बात की जाए, या फिर जो है गरीब लोगों की आर्थिक मदद की बात की जाए, तो ये तमाम जो योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार ने जो चलाई है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जनता को बताने का काम करेंगे, और उनको बताएंगे कि इसका लाभ कितना मिला है।
जी और उसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य 4 वर्षों में लगभग जो 3 माह अभी रह गए हैं, 2.5 महीने करीब, तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से होने को हुए हैं, उसके कार्यों को लेकर वो बताने का काम करेंगे। और लगातार योगी आदित्यनाथ भी जनपदों का दौरा कर रहे हैं, उसके साथ साथ विकास कार्यों का लोकार्पण भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं, क्योंकि लगने लगा है कि जो है निश्चित रूप से जो है अगर हम ये चीजें अगर 1 वर्ष पहले से शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चाहे विधानसभा के चुनाव अभी बाद में होने हैं, लेकिन उससे पहले जो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव होंगे उसमें इसका लाभ बिल्कुल लाभ मिलेगा। इसको लेकर रणनीति बन रही है और रणनीति के साथ साथ ये खाका भी तैयार होता दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरह से किन कदमों के आगे बढ़ते हुए जो मैदान में उतरना है। लेकिन जिस तरह से 4 साल पूरे होने वाले हैं योगी आदित्यनाथ सरकार को, 19 मार्च को 4 साल हो जाएंगे। इन 4 साल की उपलब्धियों में जिस तरह से देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया खुद कई क्षेत्रों को विकास से जोड़ते हुए, कई क्षेत्रों में मजबूती देते हुए, कई सेक्टर में एक अलग तरीके से विकास करने को लेकर खुद मैदान में उतरते कई बार दिखाई दिए। चाहे अपराध से जुड़ी बातों को लेकर बात की जाए या किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर बात की जाए, भट्ट जी तो तमाम मसलों को हल करने के लिए खुद मैदान में उतरते दिखाई देती हैं। और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो आपराधिक मामलों को लेकर भी सियासत पुरजोर तरीके से होती दिखाई देती है। किस तरह देखें इन बातों को? देखिए कमल जी, जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ ने जब से मुख्यमंत्री पद संभाला है तो सीधे तौर पर उनकी जो ये कोशिश रही है कि 0 टॉलरेंस पे काम हो, यानी कि माफियाओं को पस्त किया जाए। आप देख रहे हैं लगातार लोगों ने खबरें भी तमाम इस तरह की चलाई थी कि लगातार माफियाओं के जो अवैध रूप से घर बने हैं, होटल बने हैं, गेस्ट हाउस बने हैं, या उन्होंने अवैध जमीन कब्जा करके मकानों को बनाया है, उसको नेस्त नाबूद किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। चाहे किसानी की बात हो, उनके बुजुर्गों की बात हो, चाहे अकीक अहमद की बात हो, उनके भाई की बात हो, उनके बुजुर्गों की बात हो, अन्य जो माफिया इस तरह से माफियाओं के खिलाफ सरकार का है। दूसरा, जिस तरह से लगातार अपराध उत्तर प्रदेश में जब बढ़े हैं तो मुख्यमंत्री को लगने लगा है कि अपराध पे काबू पाने के लिए अपराधियों का पहले सफाया है। और निश्चित रूप से जो दुर्दांत अपराधी रहे हैं वो सीधे सीधे मुठभेड़ में मारे गए हैं और आज कहीं न कहीं तमाम अपराधी जेलों के अंदर। इसके साथ साथ कोविड का जो उत्तर प्रदेश में प्रकोप रहा है अभी भी है, उससे निपटने के लिए लगातार सरकार ने काम किया और लगातार अभी तक सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उसके साथ साथ जिस तरह से रोजगार मुहैया कराने की बात हो, उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री ने कई बैठकें की है कि लगातार रोजगार मुहैया कराई जाए। तमाम वो बड़ी कंपनियां हैं जो कि चाइना से आदान प्रदान बंद हो चुका है, वो इससे है वो भारत के साथ बहुत दूर नहीं है, तो वो तमाम जो कंपनियां हैं जो चाइना के साथ कारोबार करती हैं या चाइना के साथ उनका सहयोग था, वो भारत के साथ सहयोग बढ़ा रही है और उत्तर प्रदेश में निवेश करती है। ये भी बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए। तमाम जब मेरी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और ये इससे उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, विकास करना। इस तरह से उसके साथ साथ गतिविधियां जो है सरकार की तमाम नई योजनाओं का वो बढ़ाने का काम किया जाता है। तो ये तमाम योजनाएं हैं जैसे सरकार कहीं न कहीं आगे चल के चाहे जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उसमें दमखम भर्ती जरूर नजर। बिल्कुल। और जिस तरह से बीजेपी को लेकर बात की जाए तो अभी से चुनावी मोड में नजर आने लगी और ये माना भी जाने लगा कि चुनाव आते आते एक अलग तस्वीर उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी माहौल को बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से बात की जाए भट्ट जी, एक तरफ तो बीजेपी कमर कसकर मैदान में उतरने की अभी से तैयारी करती फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ रणनीति पर मंथन होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जितनी एक्टिव अभी तक उत्तर प्रदेश में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य दलों में से इस तरह की कोई तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही है कि 2022 को लेकर एक अलग रणनीति पर मंथन हो रहा हो। देखिए विपक्ष कमजोर, क्योंकि एक बहुत बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में जीत कर आई जी, और निश्चित रूप से उसकी ये कोशिश रहेगी कि जो आंकड़ा 2017 के चुनाव में हो लगभग उससे ज्यादा ही वो आंकड़ा इस विधानसभा के चुनाव में मिले। और बहुमत की तो बात ही नहीं। निश्चित रूप से ये भी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो सबसे आगे,
सरकार की उपलब्धियों को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। उसके साथ साथ लोकार्पण और जो है अभी भदोही को उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ रुपए की सौगात दी है। भदोही एक पिछड़ा हुआ खाली नगरी है और बड़ा कारोबार वहां से होता है। देवी पाटन मंडल में भी इसी तरह से उन्होंने कार्य करने की कोशिश की है। गोरखपुर जो उनका एक तरह से क्षेत्र है, वहां भी उन्होंने तमाम जो है परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया और इस तरह से सरकार आगे चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके इतर जो विपक्ष है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, विपक्ष मुद्दे को ढूंढ रहा है और खासतौर पर बसपा की हालत पतली है, कांग्रेस स्पष्ट है। भागीदारी मोर्चा का भविष्य अभी अधर में है, कौन आएगा कौन जाएगा इसका कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन भाजपा की जो तैयारी है वो मजबूत है, उस स्तर की कार्यकर्ता तैयार काफी मजबूती से रखी है। इधर अखिलेश को अपने मुस्लिम वोट बैंक, ज्यादा वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक पर भरोसा। भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में चिंतित है कि कहीं ये वोट बैंक पहले तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में था, वो डाइवर्ट हो गया। बहुजन समाज पार्टी की भी बड़ी छटपटाहट है, सारे नेता चले गए, बड़े बड़े जो मायावती के सिपे सलार थे वो निकल गए। भारतीय जनता पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास अपना वोट बैंक जो दलित वोट बैंक था मायावती का, उसमें आज वोट बैंक नहीं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा नुकसान है। विपक्ष कहीं न कहीं जो बिखरा हुआ विपक्ष है उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बिल्कुल भरजी, जो बिखरा हुआ विपक्ष है उसका कहीं ना कहीं लाभ वाकई भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि जिस तरह से कमल की फूल की जड़ें सत्ता पर अभी काबिज होती दिखाई दे रही है और विपक्ष का मोटिव भी यही है कि 2022 में इस कमल को उखाड़ फेंकना सत्ता पे से। लेकिन जिस तरह से रणनीतियों को लेकर बात की जाए तो वो पुख्ता रणनीति अभी तक विपक्ष की तरफ से निकलकर सामने नहीं आई, जिसके दम पर वादे करने की बात तो कही जा रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गठबंधन अभी तक पिछले रिकॉर्ड देखे जाए तो कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दिया है। तो ऐसे में अब छोटे दलों को साधने की कोशिश जो बड़ी पार्टियां करती दिखाई दे रही है, इसको किस तरह देखें? और निश्चित रूप से अगर देखा जाए कि जो उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव जो है वो बहुत कुछ जातीय समीकरण पर निर्भर करता है और जातीय समीकरण को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और उसके लिए संघर्ष कर रही हैं। चाहे सुहेल देव समाज पार्टी हो, राजभर लोगों की पार्टी थी लेकिन अब सभी आ रहे हैं, चाहे महान पार्टी हो, चाहे अयूब की 20 पार्टी हो, चाहे बाबूसी कुशवाहा लोग कभी मायावती के खास सिपे सलार थे और उन्होंने अपना अलग ही दल बनाया कुशवाहा मौर्य का। उसके साथ साथ छोटे छोटे दल जो उत्तर प्रदेश में हैं वो दल कहीं न कहीं सत्ता के संघर्ष में आगे आना चाहते हैं। और अब हैदराबाद के वैसी साहब भी कूद पड़े हैं, उनकी भी छटपटाहट है कि बिहार में जो है कुछ उनको फायदा हो गया है तो उसका लाभ उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, वहां से भी कुछ सीटें निकल जाएंगी, जिससे जब कभी खिचड़ी सरकार बने तो उनकी एक भूमिका नजर आए तो सत्ता में कहीं न कहीं वो उसकी जो चाशनी है वो चाट सके। तो ये तो चीज कहीं न कहीं ये छोटे दलों की छटपटाहट है। बसपा की छटपटाहट है कि उनका जो दलित वोट बैंक है उसमें भाजपा ने सेंध लगा दी है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनकी दिक्कतें हैं कि पिछड़ा वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक वो कहीं न कहीं सरक के भाजपा के पास चला गया है और उसके साथ साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें कई जगह सेंध लग गई है। तो इसको देखते हुए निश्चित रूप से ये मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि बिखरे विपक्ष का लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। और अगर ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि गठबंधनों का प्रयोग देखा गया, चाहे अखिलेश यादव ने मायावती के साथ किया, चाहे कांग्रेस के साथ हुआ, कहीं न कहीं गठबंधनों में ये लोग धराशायी हो गए और उसका बड़ा नुकसान हुआ। तो ये जो चीज है ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आज आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताया है तो वो आगे चलकर सच साबित हो सकता है। बिल्कुल भट्ट साहब, बात बीजेपी के मंथन को लेकर हो रही है, बीजेपी की मजबूती को लेकर हो रही है, लेकिन साथ में जिस तरह से बात की बसपा और सपा को लेकर, लेकिन एक पार्टी और है जिसका पिछला इतिहास देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है, वो है कांग्रेस। तो ऐसे में कांग्रेस को लेकर क्या कुछ उत्तर प्रदेश में तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि न तो मुद्दों को भुना पा रही है, न ही दूसरे तरीके से बीजेपी पर या फिर केंद्रीय या फिर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उसको लेकर किसी तरह के मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती दिखाई। तो क्या लगता है पिछले जिस तरह से चुनावों में नतीजा कांग्रेस को लेकर
निकलकर सामने आता है, आगामी दिनों में किन पहलुओं को लेकर, किन बातों को लेकर आगे बढ़ सकती है? देखिए, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को जाने जी तो बहुत ही खराब पोजीशन में है। कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक नहीं रह गया है। जी निश्चित रूप से उसके पास विधायकों की भी संख्या दहाई तक नहीं पहुंच पाई। कभी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकारें हुआ करती, मैंने वो दौर भी देखा है। जी लेकिन अब कांग्रेस हाशिए पर, प्रियंका गांधी को लाया गया, उनको सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के में झोंका गया, उसके साथ साथ अध्यक्ष पद ले गए। अजय कुमार लल्लू एक जुझारू और ईमानदार किस्म के नेता हैं, जी उनकी अपनी कार्यशैली है और निश्चित रूप से सड़क पर लौट जाना, छोटे छोटे मामलों को उठाना, जन आंदोलन करना उनकी आदत रही है। 2 बार के वो विधायक हैं, तो सब कांग्रेस ने उनके ऊपर दांव खेला है और एक कोशिश है कांग्रेस की कि कहीं कहीं वो मुख्यधारा में लौटे, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। मायावती भी कमोवेश इसी तरह से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कभी मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, अब मायावती के 20 विधायक भी नहीं है। जाहिर सी बात है, संघर्ष तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के ही बीच में मुख्य संघर्ष। चलिए, बिल्कुल जुड़ने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में चुनावी माहौल तो बनता अब अभी से दिखाई देने लगा, और चुनाव को लेकर क्या कुछ सियासत सामने आती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर बात की जाए तो बीजेपी लगातार मंथन के दौर करती यहाँ पर दिखाई दे रही है, बैठकें यहाँ पर चलती दिखाई दे रही हैं, और 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल भी पूरे होने, और ऐसे में 4 साल की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर किस तरह पहुँचाना है, बूथ स्तर पर किस तरह की मजबूती करना है, इसको लेकर भी पदाधिकारियों से मंथन और चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में या यूं कहें कि 2022 आते आते क्या कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में रंग देखने को मिलता है। और खास खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।